अस्सलाम वालेकुम। सो हमने यहाँ पे ईसीजी तक कवर किया था। अब हम नेक्स्ट आगे इसको कवर करते हैं अपने एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि कौन से पार्ट जो है ना, कौन सी लीड जो है वो हमें बताएगी कि किस लीड को हमने देखना है, किस तरह के इन्फाक्शन में किस, और कौन सी आर्टरी के अंदर जो है वो इन्फाक्ट होगा, तो या कौन सी आर्टरी जो है वो ख़राब होगी, तो हमें पता चलेगा कि जी ये वाला एरिया इन्वॉल्व हुआ है। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई थी, ठीक है, वो मैं अब यहाँ पे बताती हूँ कि ये आपके पास आपका हार्ट है। अब सपोज ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। और ये देखिए कि जो दरमियान वाला जो एरिया ना, ये सेप्टम है आपका। सेप्टम को देखने के लिए ना, अब बेसिकली ना ऐसे है कि जो ये आपकी लीड्स होती हैं ना, ये कैमरा है जो आपके हार्ट को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। तो जो सेप्टम को देखने के लिए जो कैमरा काम कर रहा है ना, वो है V1 V2 का। दरमियान में एंटीरियर साइड पे आप जाते हैं तो वहाँ पे होता है V3 V4, और थोड़ा आप लेटरल या एक्सिला की साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे होता है V5 V6, ठीक है। यानी तकरीबन आपको इतना समझ आया है कि जी आप अगर सेप्टम की बात करें ना कि सेप्टल इन्फाक्ट है, तो V1 V2 आप लीड देखनी पड़ेगी। एंटीरियर इन्फाक्ट आपको V3 V4 देखनी पड़ेगी। अगर एंट्रोलेटरल है तो V5 V6 देखनी पड़ेगी। राइट साइड पे वैसे कोई काम नहीं कर रही होती, लेकिन हम उसको कहते हैं कि V4R के। जो V4 थी ना ये वाली लीड, ये लेफ्ट साइड पे 5th इंटरकोस्टल स्पेस में पड़ी है ना, अगर इसकी यही पोजीशन जो है वो चेंज करके राइट साइड पे 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हम देखें तो हम 5th जो राइट वेंट्रिकल हम उसे व्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं, उसमें से एक AVR होती है। ये राइट एट्रिया को देखने में हेल्प करती है, ठीक है। और इसमें R लिखा हुआ ना, राइट हैंड पे लगाते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं करना, ये राइट एट्रिया को देखने में हेल्प कर रही होती है। हमारा ना जो हार्ट होता है ना, वो ऐसे होता है बॉडी के अंदर कि वो ना ऐसे लेटा हुआ होता है कि जो इसका लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो एंटीरियर आता है और सामने होता है। जो राइट वेंट्रिकल होता है ना वो ज़रा नीचे को करके पड़ा हुआ होता है, यानी कुछ सामने है और कुछ नीचे है, बॉटम में जा रहा होता है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए ना हमें इसलिए स्पेशल लीड V4R की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखें कि हमारे पास आर्टरीज़ को अगर हम देखते हैं, तो ये मैं पहले ड्रॉ कर रही थी डायग्राम। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास आर्टरी है, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। इसको मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ ताकि अच्छे समझ आ जाएगी। ये नहीं सही बनी। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास है, ये है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। दो आर्टरीज हमारे पास एओर्टिक साइनस से निकल रही है, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, वो है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और ये पीछे चली जाती है, इसलिए इसको डॉटेड कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गई लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। अब उसके बाद जो लेफ़्ट आर्टरी होती है ना, ये नीचे आती है और इससे एक और ब्रांच जो है वो निकलती है जो सेप्टम को सप्लाई करती है, ठीक है। ये इसकी सेप्टल ब्रांच हो गई, ठीक है। और ये नीचे आ रही है डायरेक्ट, और ये है हमारे पास लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जो कि कौन सी है, जो मेनली जो है ना LED का काम हो जाए ना ख़राब, तो ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये लेफ़्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही होती है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो काम ख़राब ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही सारी बॉडी में उसने पंप करना है, तो पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो जाएगा। अब हम जाते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की तरफ। यहाँ पर भी जो है ना, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ब्रांच निकल रही है राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है, ठीक है, एक ब्रांच निकलती है जो पीछे को जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। यानी ये पीछे को डिसेंड कर रही है ना, तो इसलिए हम इसको पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। और नीचे जो है ना, ये राइट साइड पे आ जाती है फिर, ठीक है। तो अब हम देखें कि तो हमें पता चला कि जी एंटीरियर साइड पे हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है, या ये वाला जो एरिया है उसको सप्लाई करने के लिए लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है। सेप्टम को सप्लाई करने के लिए सेप्टल ब्रांच है उसकी। और राइट साइड पे जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए वैसे, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और ये राइट कोरोनरी आर्टरी। और जो पीछे को जा रही है ना, वो दो जा रही है, एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एक लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स। अब अगर तो हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी का इन्फाक्शन हो जाता है ना, लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, तो इस केस में जो हमारे पास होगा ना, वो होगा एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI, ठीक है। यानी कि इसमें जो है वो ज़्यादा बुरा किस्म का MI होगा, जिसमें आप V1 से V6 सारी लीड्स आप देखते हो। सारी लीड्स के अंदर आपको फाइंडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपके यहाँ से सारी चीज़ को इन्वॉल्व कर रही है। अगर तो हमारे पास आता है कि LED का इन्फाक्ट होता है ना, तो इससे हम जो मसला LED का जो है वो इसमें ओक्लूजन हो जाती है, इसका मसला हो जाता है, ये ख़राब हो जाती है। तो इससे जो मसला आएगा ना, वो होगा इंटीरियर वॉल MI। क्यों? क्योंकि LED आपको पता है कहाँ को सप्लाई कर रही है, हार्ट के इंटीरियर साइड को। अगर सेप्टल ब्रांच का जो है वो यहाँ पे कोई ब्लॉक लग जाता है, यहाँ पे कोई मसला हो जाता है, तो अब जो इन्फाक्ट होगा ना, वो होगा सेप्टम का, ठीक है, सेप्टल इन्फाक्ट होगा।
तो अब अगर हमारे पास जो है वो हम देखते हैं राइट साइड पे राइट कोरोनरी आर्टरी का जो है वो मसला हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि राइट साइड का इन्फाक्ट होगा। ठीक है, अब जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि राइट वेंट्रिकल ना नीचे को पड़ा होता है, हमारे पास ना हार्ट की पोजीशन इस तरह की है, तो हम ये नीचे की सरफेस होती है ना, तो इसलिए अब जब राइट कोरोनरी आर्टरी का इन्फाक्ट राइट कोरोनरी आर्टरी ख़राब होती है ना, तो हम उसे कहते हैं कि इन्फीरियर वॉल का जो है ना वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है। अब इसी तरह से पोस्टीरियर साइड पे दो आर्टरी गई हैं, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स गई है, एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग गई है। इन दोनों में से ज़्यादा कॉमनली जो है ना जो इन्वॉल्व होती है ना आर्टरी, वो ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग है। अगर ये ख़राब हो जाती है ना, तो फिर हम कहते हैं कि जी पोस्टीरियर वॉल का मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया। ठीक है, ज़्यादातर इंटीरियर वॉल का होता है, ज़्यादा जो केसेस देखे जाते हैं वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट से होते हैं। तो अब इसका ज़रा माइंड में बिठा लें, ये हो गया, हमें थोड़ा सा इसका पता चल गया। अब हम ज़रा देखते हैं कि जी अगर हमारे पास इंटीरियर वॉल का एमआई होता है, ठीक है, तो हम इसको ना यहाँ पे लिख लेते हैं। चलें, एंटीरियर वॉल जो है ना इसका एमआई हो गया है, तो इसके अंदर आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। ठीक है, हमने भी देखी है। और इसके अंदर लीड्स कौन सी इन्वॉल्व होंगी? इंटीरियर साइड पे कौन सी थी? V3 V4 है, तो V1 V2 भी थोड़ी हेल्प कर देती है। तो हम ना इसको इस तरह से लिख देते हैं कि V1 से लेकर V4, और इसके साथ साथ लिम लीड्स में से 1 और AVL ये भी हेल्प कर रही होती है। फिर हम देखते हैं अगर सेप्टल वॉल का एमआई होता है, तो इसके अंदर कौन सी जो है वो आर्टरी इन्वॉल्व होगी? ठीक है, तो अब देखें हमारे पास अगर सेप्टल होती है ना, तो इसमें कौन सी ब्रांच होगी? सेप्टल ब्रांच। ठीक है, सेप्टल ब्रांच इन्वॉल्व होगी, और इसमें जो इन्फाक्शन होगा सेप्टल ब्रांच का, ये हम किससे देखेंगे? वो हम देखेंगे V1 V2 से। इसके साथ 1 AVL जो है ना वो भी आ जाएगा। ठीक है, V1 V2 और 1 और AVL ये भी जो है वो हमें हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें हार्ट की लेटरल साइड जो एक्सिला की साइड है, अगर वहाँ का इन्फाक्ट होता है ना, ठीक है, लेटरल, बस इतना काफ़ी है, तो लेटरल साइड पर जो है वो एक्सिला में कौन सी लीड्स बनी थी? V5 V6। ठीक है, और यहाँ पे आर्टरी कौन सी जा रही थी जिसका मैंने अभी बताया नहीं था, वो है हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, अगर इसका होता है तो हमारे पास कौन से वाला पार्ट होगा हार्ट का? लेटरल पार्ट। ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है तो फिर हमारे पास कौन सा हो गया? इसमें आता है हमारे पास V5 V6, ठीक है, और 1 AVL। फिर मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, वो थी एक्सटेंसिव वॉल एमआई। ठीक है, कि अगर हमारे पास लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो है ना उसका हो जाता है, ठीक है, लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, तो उस केस में हमें कौन कौन से लीड्स में आएंगी फाइंडिंग? V1 से लेकर V6 सब में आएंगी, और 1 AVL। क्यों? क्योंकि जी देखें आपके लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी का हुआ ना, तो ये आगे जब इसमें ही नहीं आ रहा ब्लड, तो ना सर्कमफ्लेक्स में जाएगा, ना इंटीरियर डिसेंडिंग में जाएगा, ना सेप्टल में जाएगा। तो ये सारी लीड्स जो हैं, जो सेप्टम की, जो इंटीरियर की, जो एंट्रोलेटरल की थी, ये सारी जो है ना वो फिर एक्सटेंसिव इनमें फाइंडिंग्स आएंगे एक्सटेंसिव वॉल एमआई में। इसके बाद अगर हमारे पास होता है राइट कोरोनरी आर्टरी का जो है वो मसला होता है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी के मसले से क्या कौन से वाला इन्फाक्ट होता है? इन्फीरियर वॉल एमआई होता है। ठीक है, क्योंकि राइट हार्ट जो है नीचे को पड़ा हुआ है, और इसमें जो हमें देखने को मिलती है ना वो होती हैं लीड 2 3 और AVF। ठीक है, AVF जो है ये फुट पे लगाते हैं, राइट फुट पे, तो ये जो है ना हमें देखने में हेल्प करती है इन्फीरियर वॉल के एमआई को। अब एक चीज़ रह गई इसमें, वो था पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल का जो एमआई है ना इसका थोड़ा ख़ास है। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल के एमआई में हम क्या देखते हैं, इसको कहाँ लिखूँ? अच्छा देखो, पोस्टीरियर वॉल का जो एमआई है ना उसमें हमने क्या देखा कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, अब इसके अंदर जो मसला आ रहा है वो हम कैसे देखेंगे? क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे तो हमने कोई लीड नहीं लगाई हुई, तो हमें इस तरह से होगा कि हम V1 से V4 जो लीड्स देखेंगे ना उसमें ST डिप्रेशन मिलेगा। ठीक है, और जब हम जो है ना इसमें स्पेशल लीड्स लगाएंगे, ये लीड्स हमने लगाई हैं, इसमें हमें ST डिप्रेशन मिला, फिर हम ना स्पेशल लीड्स होती हैं हमारे पास V7 V8 V9। ठीक है, इसको हम अलग से लगाते हैं, तो जब हमें ये फाइंडिंग मिल जाएगी ना फिर हम लगाएंगे इनको। जब हम ये लगाएंगे, अच्छा पहले मैं बता दूं ये होती हैं कौन सी लीड, ना लगाते कहीं, बाद में बताऊंगी कि जी फाइंडिंग क्या है। हमने लगाई थी लीड्स, हमारे पास कितनी थी? V1 से लेके V6 तक। V1 को हमने लगाया फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सॉरी राइट इंटरकोस्टल स्पेस जो है राइट साइड पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमने लगाया। लेकिन ये कहाँ पे जो हमारे स्टर्नम है ना,
ठीक है, ये स्टर्नम है, ठीक है, हाँ अब सही रहेगा जी। यहाँ पे राइट साइड पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस थी, मैंने V1 लगा दी। अब इसी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड पे मैंने V2 लगा दी। अब V3 मैंने लगाई, V3 को छोड़ने पहले V4 लगाती हूँ। V4 मैंने लगाई, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की लाइन है, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर से आ रही है मिड एक्सिलरी लाइन, तो मिड एक्सिलरी लाइन पे मैंने क्या लगा दी, V4। अब V2 और V4 के दरमियान मैंने यहाँ पे ना अंदाजे से V3 लगा दी। अब ये मिड एक्सिलरी लाइन थी, फिर मेरे पास आई एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है, वहाँ पे मैंने V5 लगा दी। फिर यहाँ से आई मिड एक्सिलरी लाइन, वहाँ पे मैंने V6 लगा दी, ठीक है। अब जो V7 है ना, ये आ जाएगा पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन पे, ठीक है, ये स्पेशल लीड है जो लगा रहे हैं हम। V8 आ जाएगा स्कैपुलर लाइन पे, जो आपका स्कैपुला है ना उसके नीचे जो लाइन आएगी ना, लगानी इसी में है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, बस ये ऊपर से पोजीशन ला रही है मैं, वो V8 हो गया। और जो V9 है वो इससे भी पीछे जाएगी, यानी बंदे के पीछे जो है वो आपने उसकी आर्म उठाई भी और आप V9 लगा रहे हो उसको पीछे, तो ये पैरावर्टिब्रल लाइन जो आएगी ना यहाँ पे, ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ पे। तो तकरीबन आप देखेंगे ये V1 V2 ये सारी जो है ना लीड्स ये इस तरह से लग रही हैं। ये जो स्पेशल लीड्स है ना वो ये है। अब ये वाली जो लीड्स है ना, यहाँ तक V6 तक पहले हमने कवर किया था, जो नॉर्मली ECG करते हैं V6 तक होती है। अब जो स्पेशल लीड्स लगाई है ना, ये लीड जो है ये हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट के जो है ना वहाँ पे कैमरा लगा दिया हमने। अब हम पोस्टीरियर साइड जो है ना हार्ट की वो देख सकते हैं। तो अब हम जब देखेंगे ना इसमें, सॉरी मैंने थोड़ा गंद मार दिया वैसे। अच्छा, V1 से V4 तक जो MST डिप्रेशन मिला है ना, अब हम देखेंगे कि हम V7 V8 V9 जब ये लीड्स देखेंगे ना, तो इसके अंदर हमें ST एलिवेशन मिलेगी। जब हम टेक्नीशियन से कहेंगे तुम ये वाली लीड्स लगाओ, तो होता ही है कि जी ये है हमारे पास इंटीरियर साइड, करंट जनरेट हो रहा है। अब करंट जो है वो हमारे पीछे जो है इन्फार्क्ट हुआ है, तो हमें ऑपोजिट फाइंडिंग मिलती है, यानी अगर एंटीरियर ST डिप्रेशन और पीछे ST एलिवेशन होगी, इस तरह ऑपोजिट जो है ना वो हमें फाइंडिंग मिल रही होंगी। और ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, तब हम कहते हैं पोस्टीरियर वॉल का MI है। अच्छा, तो अब साथ ही ना कार्डियक एंजाइम्स भी देख लेते हैं। कार्डियक एंजाइम्स में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। कार्डियक एंजाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी ये फाइंडिंग हमें मिलेगी। हमें ना दो चीज़ें चाहिए, या तो ECG हमने की, ECG में हमें MI मिल गया, वेल एंड गुड, स्टार्ट द ट्रीटमेंट। दूसरी चीज़ जो है ना वो है हमारे पास कार्डियक बायोमार्कर, ठीक है, अगर हमने वो किया हमें वो एलिवेटेड मिल गया तो फिर स्टार्ट द ट्रीटमेंट। अब बात ये है कि इसके अंदर भी जो बायोमार्कर है ना, ट्रोपोनिन आई की अगर हम बात करें तो वो भी मतलब राइज होने में ना 3 आवर लगा देगा। CK-MB की भी बात करें तो वो भी तकरीबन इतनी देर लगा देता है। लेकिन अगर मैं इमेजिन करती हूँ कि पेशेंट जो है ना मेरे पास बहुत जल्दी आ गया, लाइक 1 घंटे के अंदर अंदर आ गया, तो कार्डियक बायोमार्कर को राइज होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उसकी ECG फाइंडिंग आपको मिल जाती है, आप ECG करवाते हो, ECG पे फाइंडिंग मिल गई है, तो आप बस ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दो और ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन ये भेज दो। जब तक ये आएगा तब तक आपका जो है ना वो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि कभी कभी लैब्स आने में भी टाइम लग जाता है। अब इसमें जो है वो अगर हम इनकी बात करें तो ये राइज़ कर रहे हैं कब, जैसे 3 आवर मैंने यहाँ लिखा है, पीक वैल्यू तकरीबन 24 आवर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ये आप मुझे पता याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो CK-MB होता है ना ये 72 आवर के बाद ना नीचे आ जाता है, यानी कि 3 दिन के बाद। यानी अगर इसको आराम से अगर हम इसका स्केच ड्रॉ करें ना, तो अगर ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट के 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वो जब इवेंट स्टार्ट हुआ और ये पीक पे गया तो जब नीचे आएगा ना तो 72 आवर बाद नीचे आएगा। अब अगर 3 दिन के बाद उसको दोबारा इन्फाक्शन होता है ना, जैसे चौथे दिन उसको दोबारा हो गया, 5वें दिन दोबारा हो गया, तो अब हम दोबारा चेक करेंगे ना तो हमें दोबारा CK-MB रेज मिलेगा। यानी हमें ये पता चलेगा कि अब जो CK-MB रेज हुआ है वो पहले वाले MI की वजह से नहीं है, ये री इन्फाक्शन हुआ है। तो आफ्टर 72 आवर अगर हमने री इन्फाक्शन का पता करना है ना तो फिर हम CK-MB की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जो है बात इसके अलावा, अगर फॉर एग्जांपल उसको ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको विदिन ये 72 आवर के अंदर अंदर दोबारा री इन्फाक्शन हो जाए, ऐसी कंडीशन अगर आती है तो उसके अंदर हम जो करेंगे ना, या किसी भी वक्त दोबारा हो जाए, तो फिर हम जो करते हैं ना वो होता है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई जो है ना वैसे तो वीक्स में कम होता है, लेकिन इसके ना लॉजिक ये है कि ये इसका ये होगा कि अगर ये 20% जो है ना वो राइज़ करता है। मिसाल के तौर पर ये ट्रोपोनिन आई का ये होता है कि डबल हो ना, मतलब इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.04 ना, तो अगर ये डबल हो जाए ना तो इसका मतलब ये होता है कि बंदे को MI हुआ है, ठीक है, यानी 0.08 हो गया। तो इसका मतलब है मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा ट्रोपोनिन आया था, इसका मतलब उसको MI हुआ है। अब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो MI ट्रीटमेंट देने के बाद होना ये चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पर उसके अगर ST एलिवेशन MI है,
ठीक है। ये QRST है और ये टी वेव इनवेरिएंट, ठीक है। ST एलिवेशन MI की बात करें, अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ECG फाइंडिंग वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ST जो है वो एलिवेट किया हुआ है और टी वेव इनवेरिएंट है। अब जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ना, तो होना ये चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जो इसकी ये ST एलिवेशन है ना, ये कम होना शुरू हो, यानी कि ये पहले ज़्यादा ऊपर थी, अब ज़रा नीचे आ गई है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता ECG फाइंडिंग्स है ना, आधे घंटे के अंदर अंदर भी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बेटर होना शुरू हो जाती हैं। अगर उसको रीइंफाक्शन होता है ना, तब भी हमें जो है ना ECG भी हमें हेल्प आउट करेगी कि जिसको रीइंफाक्शन हो रहा है। दूसरा, जब हमने इसका ट्रोपोनिन आई करवाया होगा, तो मेरे पास लैब होगी कि जब ये आया था तब इसको 0.08 था, अब मिसाल के तौर पर इसको जो है ना वो 0.1 हो गया, यानी 20% राइज हो गया ट्रोपोनिन आई। बजाय इसके कि कम होता या चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती है, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स भी वर्स हो रहे हैं और उसके साथ ट्रोपोनिन आई में 20% इंक्रीज़ आ गया है, तो फिर ये मैं कहूँगी कि ये रीइंफाक्शन है, ठीक है। और वैसे 20% का मतलब 20% है, ये नहीं कि माइल्ड सा हो गया कि जो है वो थोड़ा सा राइज़ करे, मतलब ज़्यादा अच्छा खासा राइज़ होना चाहिए। अच्छा, फिर जो है इसके अलावा हमारे पास ये देख लें आप, इसमें नहीं है, जैसे CKMB का इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 72 आवर तक बैक आता है। ट्रोपोनिन आई की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वैसे तो 2 वीक्स लगते हैं, दोबारा ज़िंदगी में कभी भी हो तो ट्रोपोनिन आई का काम आएगा, लेकिन अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर MI हो जाता है तो CKMB विल नॉट हेल्प यू। आप ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी ही करवाओगे और उसके अंदर जो है ना वो आपको जो है वो पता चलेगा कि अगर ये 20% जो है वो एडमिशन टाइम से 20% रेज आ गया, तो फिर ये हमारे पास री इन्फेक्शन है इन दैट सेंस। और बाकी जो है ये टेबल देख लें, हम जो इसका ट्रीटमेंट है ना वो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं।